अल्काट्राज दुनिया की सबसे खतरनाक हाई सिक्योरिटी वाली जेल थी, जहां विक्टर लस्टिंग को लाया गया। विक्टर को हाल ही में एक नकली बैंक नोट ऑपरेशन चलाने के जुर्म में पकड़ लिया गया था, जो इतना बड़ा था कि इसने पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। बावजूद इसके यह फ्रॉड विक्टर का सबसे बड़ा फ्रॉड नहीं था। विक्टर ने तुरंत अमीर बनने की अनगिनत साजिशें बुनी और पॉसिबली वह दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक और सफल कॉन मैन यानी ठग बन चुका था, जिसे दुनिया ने कभी देखा था। लेकिन सबसे बढ़कर उसे उस आदमी के रूप में याद किया जाता है जिसने एफिल टावर को बेच दिया था, वो भी एक बार नहीं 2 बार। जी हाँ, यह एक सच्ची कहानी है कि कैसे एक छोटा मोटा चोर दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी बन गया। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। अपनी कहानी की शुरुआत होती है साल 1890 से, जब ऑस्ट्रिया हंगरी शहर के होस्टिन में वो आदमी जिसे आज हम विक्टर लस्टिंग के नाम से जानते हैं उसका जन्म हुआ, जो आज चेक रिपब्लिक का हिस्सा है। लेकिन सच कहा जाए तो हम डेफिनेटली यह नहीं जानते कि हु वॉज ही, क्योंकि उसकी असली पहचान अब भी थोड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अपने पूरे जीवन में उसने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए कम से कम 45 अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया, और वह अक्सर झूठ भी बोला करता था कि वह कौन है और कहां से है। वह अपना नाम, रूप और पहचान एक जगह से दूसरी जगह बदल लिया करता था। वह एक प्रकार का रूप बदलने वाला ठग था, जो अपने विक्टिम्स को धोखा देने के लिए नए नए तरीके खोजने के लिए दुनिया भर में ट्रेवल किया करता था। हालांकि उसके बचपन के बारे में हमारे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि विक्टर के युवा वर्ष बहुत ही दयनीय थे, जो शहर के सबसे गरीब इलाकों में से एक अंधेरे और गंभीर पत्थर के घर के अंदर बीते थे। उसने अपने माता पिता को सबसे गरीब किसान के रूप में डिस्क्राइब किया, जो अपने बच्चों को खिलौने और कपड़े पहनाने का खर्च मुश्किल से उठा पाते थे। जब विक्टर 8 साल का था तब उसके माता पिता अलग हो गए और उसे अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए भेज दिया। यह स्थिति उसके लिए पूरी तरह से असहनीय थी। जब वह 12 साल का हुआ तो विक्टर ने कंक्लूजन निकाला कि अब वह अपने आप में ही अधिक खुश रहेगा, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। वह अलग अलग यूरोपीय शहरों की ठंडी सड़कों पर रहने लगा। मजबूरी में उसे खाने के लिए जेब काटने और भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा। लेकिन साल 1903 में यह एक अनोखी घटना थी जिसके कारण उसने क्राइम का जीवन जीने का फैसला किया। उस समय विक्टर 13 साल का एक मान से लावारिस बच्चा था, जो बुडापेस्ट की सड़कों पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन एक वसंत की शाम वह एक लग्जरी होटल के बाहर कूड़े के डिब्बे में से खाने के टुकड़े खोज रहा था। तभी उसने देखा कि होटल की बालकनी में एक कपल खाना खाने के लिए तैयार हो रहा है। विक्टर ने देखा कि वेटर उनके लिए एक के बाद एक प्लेट भोजन लेकर आ रहे हैं और एक राजा की तरह दावत की व्यवस्था कर रहे हैं। जितना भोजन विक्टर ने अपने जीवन में देखा था उससे कहीं ज्यादा भोजन वहाँ मौजूद था। फिर भी विक्टर भयभीत होकर देखता रहा। उसने देखा कि कपल ने भोजन का एक निवाला भी नहीं खाया और इसके बजाय वे सीधे बेडरूम में चले गए। विक्टर को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वे सभी स्वादिष्ट भोजन वहीं रखे रहे, जिसे खाने वाला कोई नहीं था। ठीक उसी समय विक्टर ने फैसला लिया कि यदि कुछ लोग इस तरह अपना जीवन जी सकते हैं जबकि उसे कूड़े में से जूठन खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो वह कभी भी अपने से अधिक भाग्यशाली लोगों को ठगने के लिए खुद को दोषी महसूस नहीं करेगा। उसके बाद जीवित रहने के लिए विक्टर ने जेब काटने से शुरुआत की और इससे आगे बढ़कर छोटी मोटी चोरी की और फिर बाद में चोरी की ही और आगे बढ़ा। जब विक्टर 18 साल का हुआ तब तक विक्टर ने किताब की हर एक काट चाल में महारत हासिल कर ली थी। वह हाथ की सफाई में माहिर हो गया था, जिससे वह पोकर जैसे गेम में धोखा देने या सड़क पर लोगों को परेशान करने में माहिर हो गया था। हालांकि पुलिस ने जल्द ही विक्टर के घोटालों और डकैतियों को पकड़ लिया और विक्टर को बुडापेस्ट, प्राग, ज्यूरिक और वियना की जेलों में कई अलग अलग दिनों तक सजा काटनी पड़ी। लेकिन बीच बीच में कुछ महीनों तक सलाखों के पीछे रहने से उसके एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसने जेल में अपना समय केवल अपने कार्ड स्किल को सुधारने या किताबें पढ़ने में बिताया। क्योंकि इस फैक्ट के बावजूद कि विक्टर ने कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, वह सीखने में उत्सुक था, क्योंकि वह जानता था कि अच्छी तरह से एजुकेटेड होने से उसे अपने स्केम्स और अधिक परिष्कृत यानी सोफिस्टिकेशन और प्रोफेशनल दिखने में मदद मिलेगी, जिससे लोगों को कम डाउट होगा।
हालांकि अपने समय के कई यूरोपीय लोगों की तरह विक्टर ने भी अमेरिका की कहानी सुनी थी। द लैंड ऑफ द प्रॉमिस और सभी अवसर उसके जैसे स्मार्ट और रिसोर्सफुल व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए वह एक जहाज पर सवार हुआ और अमीर बनने की तलाश में राज्यों की ओर चला गया। लेकिन जहाज की यात्रा के दौरान दो चीजें हुई। सबसे पहले वह एक क्रोधित नाविक से अपने बाएं गाल पर 2.5 इंच का कट लगवाने में कामयाब रहा। नाविक को लगा कि विक्टर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा है। इस हमले ने विक्टर के चेहरे पर एक परमानेंट निशान छोड़ दिया। इसके बारे में उसने बाद में लोगों को बताया कि उसे यह निशान ड्यूल ऑफ ऑनर से मिला है, जबकि वह वास्तव में किसी की प्रेमिका के साथ छेड़खानी के कारण था। लेकिन दूसरी बात जो उस अमेरिकी जहाज पर हुई वह यह थी कि विक्टर को एहसास हुआ कि किस तरह से ट्रांस अटलांटिक स्टीमर उसके जैसे चालबाज के लिए एकदम सही शिकार के मैदान थे। फर्स्ट क्लास के डेक बहुत अमीर लोगों से भरे हुए थे जिनसे वह आसानी से बात कर सकता था और उन्हें बड़ी ही आसानी से मूर्ख बना सकता था। विक्टर के लिए यह एक बैरल में मछली मारने जैसा था। इसलिए वह अटलांटिक को पार करने वाले हर जहाज पर 1 सप्ताह बिताता था। जितना संभव हो उतने अमीर यात्रियों को लूटने का रास्ता खोजता था और यही प्रक्रिया को नए यात्रियों के साथ अलग अलग जहाज पर दोहराता था। और इस प्रकार अगले कुछ वर्ष उसके लिए यूरोप और अमेरिका के बीच इन जहाजों पर आते जाते रहना आसान काम बन गया। उसने सबसे आम जो धोखाधड़ी की वह यह थी कि वह खुद को एक सफल म्यूजिक प्रोड्यूसर के रूप में प्रेजेंट करता था और ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो ब्रॉडवे प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। लोग तभी समझ पाते थे कि यह सब झूठ है जब वे पहले ही उसमें इन्वेस्ट कर चुके होते थे। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान विक्टर के अच्छे दिन समाप्त हो गए क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बीच मनोरंजन यात्राओं का सिलसिला बंद हो गया। अब युद्ध के दौरान विक्टर ने वास्तव में क्या किया यह थोड़ा रहस्य है। हालांकि उसने किसी भी लड़ाई में भाग नहीं लिया होगा। यह स्पष्ट है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो विक्टर न्यूयॉर्क शहर में दिखा और अब जिस आदमी ने घाट पर कदम रखा था वह उस बेघर लड़के से बहुत दूर था जिसे एक बार भोजन के लिए कचरे के डिब्बे से होकर गुजरना पड़ता था। रेशम की शर्ट और ऊंट बालों वाले टॉप कोट के साथ बढ़िया कस्टम सिलवाया सूट पहने हुए अब उसने खुद को काउंट विक्टर लस्टिंग के रूप में स्टाइल किया और अपने आप को एक अमीर व्यक्ति बताया जो पॉलिटिकल एग्जाइल में है। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। जिस तरह से वह दिखता था, बात करता था और जिस तरह से वह खुद को रखता था वे सभी पुराने पैसे और परिष्कार यानी सोफिस्टिकेशन का सुझाव देते थे। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लगभग हर कोई जिससे वह मिला था विक्टर के चतुर अट्रैक्शन में फंस गया। विक्टर ने खुद को एक बार फिर से नया रूप दिया और एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया जो कुछ बड़े घोटालों को अंजाम देने के लिए बिल्कुल सुटेबल था। 1919 में विक्टर की मुलाकात रॉबर्टा नाम की एक महिला से हुई और उसने रॉबर्टा नाम की इस महिला से शादी कर ली जो अपने नए पति से इतनी इन्फ्लुएक्चुएटेड थी कि यह पता चलने के बाद भी कि वह वास्तव में कोई अमीर आदमी नहीं है और उसने लोगों को धोखा देकर अपना पैसा कमाया है, फिर भी वो उसके साथ रही। दुर्भाग्यवश विक्टर का निजी जीवन अल्टीमेटली उसकी बर्बादी का कारण बना, लेकिन हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। रोरिंग 20s अमेरिकी लोगों के लिए अति का दौर था और इसी कारण यह विक्टर के लिए एक आइडियल मौका साबित हुआ जिसने लोगों की लालच को शिकार बनाया। ट्रेडिशनल फ्रॉड के अलावा उसने नकली विस्की स्टिकर और सरकार के स्टैम्प्स बनाकर बुटलेगर्स के लिए थोड़े समय तक नकली करेंसी का धंधा भी किया। हालांकि विक्टर को जल्द ही एक बेहतर आइडिया आया, एक मनी मशीन का जो डुप्लीकेट डॉलर बिल प्रिंट कर सकती थी। अब जाहिर तौर पर यह वास्तविक नहीं था, लेकिन विक्टर को कुछ ऐसे भोले भाले लोगों को ढूंढना था जो इस बात पर यकीन कर सकें जिससे उन्हें बड़ी रकम में यह नकली मशीन बेची जा सके। इसलिए विक्टर ने न्यूयॉर्क में एक स्किल्ड बढ़ई से ऐसी कई पेटियां बनवाई और वे निश्चित रूप से इम्प्रेसिव दिखते थे, लगभग 2 फीट लंबी पीतल की किनारियों और कई घुमाने वाले डायल के साथ। इसके बाद विक्टर ने लोगों से कहा कि आपको बस एक असली $100 बिल अंदर रखना है, साथ में एक ब्लैक करेंसी पेपर को भी अंदर डालना है और फिर क्रैंक घुमाएं, फिर कम से कम 6 घंटे इंतजार करें और फिर मशीन आपके $100 के बिल की एक सेम टू सेम ब्लैंक पेपर पर फोटो प्रिंट कर देगी। इस प्रकार आपके पास 2 समान $100 के बिल हो जाएंगे। विक्टर ने इसे मैजिक मनी मशीन कहा। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि उसके झांसे में आ जाए और वास्तव में उससे नकली पैसे प्रिंट करने की मशीन कैसे खरीद ले। तो देखो अब विक्टर का दिमाग। सबसे पहले विक्टर बैंक गया और एकदम नए $100 के बिलों का एक बंच लिया जिसके सीरियल नंबर सीक्वेंस में थे। इसका मतलब था कि उसे केवल सीरियल नंबर के अंतिम अंक को हटाना था और फिर उसी अंतिम अंक को कई नोटों पर दोबारा लगाना था। इस प्रकार उसने $100 के बिल्स का एक ऐसा बंच बना लिया जो देखने में एकदम समान लग रही थी। याद रहे विक्टर
के पास पहले से ही जालसाजी का अनुभव था और उसे केवल सीरियल नंबर का अंतिम अंक बदलना था, इसलिए कुछ प्रैक्टिस के साथ वह इसे पूरा करने में सक्षम था। इसके बाद विक्टर कभी भी अपने टारगेट को ये मशीन खरीदने के लिए अप्रोच नहीं करेगा। इसके बजाय वह सबसे पहले उनका विश्वास हासिल करने का एक तरीका ढूंढेगा। उदाहरण के लिए उसका एक विक्टिम एक अमीर जुआरी था और इसलिए विक्टर ने उसकी जेब काट ली और उसका बटुआ चुरा लिया और फिर वह उसी व्यक्ति के पास वापस गया जिसकी उसने अभी अभी जेब काटी थी और कहा, अरे तुमने इसे गिरा दिया था, और उसे बटुआ वापस दे दिया। इससे तुरंत उस आदमी को ऐसा लगा कि विक्टर एक ईमानदार दयालु नागरिक है जो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उस आदमी की सतर्कता कम हो गई और विक्टर ने इसे बातचीत शुरू करने के लिए एक मौके के रूप में इस्तेमाल किया और बातचीत को बड़ी ही चालाकी से अपने जादुई मशीन की ओर मोड़ दिया। विक्टर ने मेंशन किया था कि यह बैंक नोटों की नकल कर सकता है, लेकिन फिर उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता हो, जिससे लोगों में और अधिक जानने की इच्छा पैदा हुई। जल्द ही विक्टिम उसकी पैसे बनाने वाली मशीन का रिजल्ट देखने के लिए भीख मांगने लगा। विक्टर ने पहले तो ऐसा नाटक किया जैसे उसका कुछ बताने का मन ही ना हो, लेकिन फिर वह सहमत हो गया। फिर वे उसके होटल के कमरे में गए जहाँ विक्टर मशीन में $100 का एक बिल डालता है, लेकिन क्योंकि विक्टर ने 6 घंटे लगने का झूठ बोला था, इससे उन्हें बातचीत करने, ताश खेलने या खाना खाने का समय मिल गया, जबकि मशीन अपना काम कर रही थी। जब वे वापस लौटे तो मशीन के अंदर मूल $100 का बिल था और दूसरा $100 का भी बिल था जो बिल्कुल वैसा ही दिखता था, मानो मशीन ने वाकई उसकी पूरी तरह से नकल की हो। बेशक हकीकत में विक्टर ने दूसरे नोट को पहले ही मशीन के अंदर छुपा दिया था और वे केवल एक जैसे दिख रहे थे क्योंकि उसने अपने जालसाजी स्किल का इस्तेमाल करके सीरियल नंबर को बदल दिया था। अब टारगेट को आमतौर पर अभी भी संदेह होगा, इसलिए वह पास के बैंक में गए जहां बैंक टेलर ने इसे चेक किया कि यह वास्तव में एक असली नोट है, क्योंकि यह एक असली $100 का बिल था, जबकि प्रिंटिंग पेपर पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक बैंक नोट था जिसे विक्टर ने पहले ही निकाल लिया था। लेकिन एक बार जब बैंक टेलर ने चेक कर लिया कि यह असली है, तो यह आमतौर पर विक्टिम के लिए विश्वास करने के लिए काफी था कि मशीन ने वास्तव में बिल प्रिंट किया है, जैसा कि विक्टर ने दावा किया था। लेकिन यहाँ पर एक चतुराई भरा पार्ट है। जब वे बात कर रहे थे तो विक्टर ने सिग्नल दिया था कि उसके पास एक इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ उसे तुरंत बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है, और वह निराश था क्योंकि उसकी मशीन को प्रत्येक $100 के नोट का क्लोन बनाने में 6 घंटे लगते थे, जिसके कारण उसे बहुत समय लग रहा था। तो फिर विक्टिम के दिमाग में एक विचार आता है, अच्छा क्या होगा अगर मैं तुमसे पैसे वाली मशीन खरीद लूं तो? याद रहे विक्टर ने खास तौर पर उन अमीरों को निशाना बनाया था जिनके बारे में उसे पता था कि उनके पास बहुत पैसा है, जैसे बिजनेसमैन या जुआरी जिन्हें उसने ज्यादा पैसे जीतते हुए देखा था। लेकिन निश्चित रूप से विक्टिम ने सोचा कि उसे एक अद्भुत सौदा मिल रहा है। यह मनी मशीन एक बार के पेमेंट पर मिल रही है जिससे वह बार बार यूज कर सकते हैं। इन टिप्स का यूज करते हुए विक्टर ने पूरे देश में अपने मनी बॉक्स की कई कॉपीज बेची, हर एक मशीन लगभग $10,000 में। और उस झूठ के कारण जो उसने इस बारे में गढ़ा था कि हर एक $100 के बिल को प्रिंट करने में मशीन को 6 घंटे लग जाते हैं, इसका मतलब है कि उसके विक्टिम्स को यह एहसास होने से पहले कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसके पास उस एरिया से भागने के लिए काफी समय था। जब तक उन्हें पता चला कि उन्होंने एक बेकार लकड़ी का बक्सा खरीदा है, तब तक विक्टर वहाँ से भाग चुका होता था। लेकिन इस घोटाले की असली कला अब देखिए। इस धोखाधड़ी को बार बार दोहराने के बावजूद भी विक्टर कानून से सुरक्षित था, क्योंकि उसका कोई भी विक्टिम्स कभी पुलिस के पास गया ही नहीं और न ही उसकी रिपोर्ट की। मेरा मतलब है वो कैसे कर सकते थे? आप बिल्कुल पुलिस के पास जाकर यह शिकायत नहीं कर सकते थे कि आपकी नकली नोट छापने वाली मशीन बेचने वाले के अनुसार काम नहीं कर रही है। इसलिए उनमें से अधिकांश को यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। हालांकि एक धनी महिला थी जिसे विक्टर ने मनी प्रिंटिंग का एक बक्सा बेचा था, जिसे यह एहसास होने के बाद कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसने कई सप्ताह विक्टर की तलाश में बिताए। उसका नाम बिली मै सिबल था और अल्टीमेटली वह उसे दूसरे शहर के एक होटल के कमरे में ढूंढने में कामयाब रही। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। जब उसने अल्टीमेटली उसे पाया तो कोई धमकी या हिंसा नहीं की, इसके बजाय वह उसकी कुशलता की तारीफ की और कहा कि उसे भी इस अपराध में भागीदार बनना है और साथ मिलकर काम करना है। वास्तव में दोनों ने न केवल एक साथ कुछ घोटाले करना शुरू कर दिया, बल्कि प्रेमी भी बन गए, जिसके चलते विक्टर ने अपनी पत्नी को सिबल के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। बाद में उसे इस फैसले पर पछतावा हुआ, लेकिन फिलहाल विक्टर के लिए चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन अभी उसके करियर की सबसे बड़ी स्कीम बाकी थी, जिसकी तैयारी वह पहले से ही कर रहा था।
मई 1925। एक दिन विक्टर ने एक अखबार में एफिल टावर की खस्ता हाल के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा, जिसमें बताया गया था कि कैसे फ्रांस सरकार के लिए इसे ठीक करने की तुलना में इसे गिराना सस्ता होगा। इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि मूल रूप से एफिल टावर अस्थायी रूप से बनाया गया था। इसे 1889 में पेरिस में आयोजित विश्व मेले के लिए तैयार किया गया था और 20 साल बाद इसे तोड़ने की योजना थी, लेकिन 1909 तक पेरिस वासियों को यह नया प्रतीक चिन्ह इतना पसंद आ गया कि इसे बनाए रखने का फैसला किया गया। हालांकि 1925 तक एफिल टावर जर्जर की स्थिति में पहुंच चुका था और इसे गिराने की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई थी। उस समय इसे सुधारने का खर्च इतना ज्यादा था कि इसे गिराना ज्यादा सस्ता लग रहा था। यह खबर सुनकर विक्टर को एक विचार आया जो उसे धोखेबाजों के हॉल ऑफ फेम में शामिल करने वाला था, क्योंकि अब वह एफिल टावर को बेचने जा रहा था। वह उसी महीने के अंत में पेरिस पहुंचा। उसके साथ उसका अक्सर साथ रहने वाला दोस्त टेपर डेन कॉलिंस भी था। विक्टर के सभी धोखाधड़ी की तरह इसकी भी पहले से सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई, जिसमें हर एक कदम सावधानी पूर्वक तय किया गया। सबसे पहले विक्टर ने अपने आपराधिक अंडरवर्ल्ड में अपने व्यापक संपर्कों का इस्तेमाल करके फ्रांसीसी डाक और टेलीग्राफ मंत्रालय के कुछ जाली स्टेशनरी और क्रेडेंशियल प्राप्त किए जो एफिल टावर के लिए जिम्मेदार थे। इसके बाद वह पेरिस के एक लग्जरी होटल में गया, जहां उसने एक सरकारी अधिकारी का भेष बनाकर अपना एक कमरा बुक कराया। वहां उसने पेरिस के 6 सबसे बड़े स्क्रैप डीलरों को पत्र दिए और उन्हें एक निजी मामले पर चर्चा करने के लिए होटल में इनवाइट किया, क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से बात करने के लिए बहुत संवेदनशील विषय था। जब सभी लोग विक्टर के होटल के कमरे में इकट्ठे हुए तो उसने धारा प्रवाह फ्रेंच में एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया भाषण दिया कि कैसे सरकार एफिल टावर को ध्वस्त करने का इरादा रखती है, लेकिन सार्वजनिक आक्रोश के डर से वह अभी इस निर्णय को सार्वजनिक नहीं करना चाहती है। हालांकि उन्हें इस जानकारी पर भरोसा करना पड़ा ताकि वे बचाव अधिकारियों के लिए बोली लगा सकें। स्क्रैप डीलर विक्टर के हाथों की कठपुतलियों की तरह थे और वह जानता था कि उनके साथ कैसे खेलना है। सबसे पहले उसने बड़ा सीक्रेट बताकर इम्पोर्टेंट होने का एहसास कराया। फिर उसने टावर पर स्पेसिफिकेशन के साथ उनकी व्यावसायिक रुचि प्राप्त की। विक्टर को सारी जानकारी पता थी, सभी सही माप और यहाँ तक कि एफिल टावर के अंदर कितने रिविट है। उसने अपना होमवर्क बड़े पैमाने पर किया था। अंत में विक्टर ने वह संख्या बताई जिसकी उस कमरे में मौजूद सभी लोगों को चिंता थी, 7000 टन। यानी उन्हें टावर से कितने टन हाई क्लास का लोहा मिल सकता है। विक्टर के ऑडियंस चार्म थे और उन्होंने इसे जीवन भर का सौदा मान लिया था। आश्चर्य की बात नहीं है, उन सभी ने इस परियोजना के लिए सीलबंद बोलियां पेश की, लेकिन सच कहा जाए तो विक्टर को पहले ही अपना टारगेट मिल गया था, आंद्रे पॉइजन, क्योंकि यह स्पष्ट था कि आंद्रे उस एक बड़े सौदे के लिए काफी बेताब थे जो उनकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला था। इसलिए विक्टर ने उन्हें निजी तौर पर कुछ चर्चा करने के लिए वहीं रुकने को कहा। जब वे दोनों ही थे तो विक्टर ने सरकारी नौकरी और कठिनाइयों की सीमाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया। आंद्रे के लिए इरादा स्पष्ट था कि वह रिश्वत की तलाश में था। अजीब बात यह है कि इससे स्क्रैप डीलर को राहत मिली, क्योंकि रिश्वत देना उसके लिए व्यापार करने का एक नियमित हिस्सा था। और इससे यह भी पता चलता है कि विक्टर ने एक निजी होटल के कमरे में बैठक की व्यवस्था क्यों की थी। साथ ही विक्टर ने रिश्वत मांगी, जिससे आंद्रे को विश्वास हो गया कि पूरा सौदा निश्चित रूप से असली है। और इस प्रकार आंद्रे को उस आदमी के लिए बहुत बड़ा चेक लिखने में कोई समस्या नहीं हुई और उसने सोचा कि यह एक और भ्रष्ट मध्य स्तरीय सरकारी अधिकारी है। स्क्रैप डीलर के चले जाने के बाद विक्टर ने तुरंत अपना चेक केस में करवाया और ऑस्ट्रिया के लिए पहली ट्रेन पकड़ी। वो अपने काम को अच्छी तरह से पूरा करने से खुश था। अगले कुछ सप्ताह उसने अपना समय वियना के एक आलीशान होटल में बिताए और न्यूज़पेपर में अपने स्कीम को पढ़ने का इंतजार करने लगा, लेकिन आंद्रे ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। विक्टर को जल्द ही एहसास हुआ कि आंद्रे ने इस योजना में फंसने के कारण शर्म और शर्मिंदगी की वजह से पूरे मामले को शांत रखा। आखिरकार यदि आपने किसी को स्क्रैप धातु के बदले एफिल टावर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारी रिश्वत दी है, तो क्या वास्तव में सार्वजनिक रूप से कोई यह बात स्वीकार करना चाहेगा कि आप घोटाले में फंस गए हैं? लेकिन फैक्ट ये है कि आंद्रे ने स्कीम का पब्लिसिटी नहीं किया था या पुलिस के पास नहीं गए थे। इससे विक्टर को इंस्पिरेशन मिला। इसका मतलब यह था कि वह फिर से वही स्कीम कर सकता है और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ महीने बाद विक्टर पेरिस लौट आया और इस बार अलग स्क्रैप मेटल डीलरों के साथ यह स्कीम दोहराया। एक बार फिर वह अच्छी मोटी रकम
रकम के साथ भाग निकला, लेकिन इस बार उसका टारगेट पुलिस के पास चला गया। इसलिए एक बार कहानी सामने आने के बाद विक्टर ने सोचा कि अब किस्मत को आजमाना सही नहीं है, इसलिए वह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका लौट आया। लेकिन फैक्ट यह है कि वह एक से अधिक बार ऐसा करने में सक्षम था, जो यह दर्शाता है कि स्कैमर्स अक्सर इतने लंबे समय तक अपने प्लान से क्यों बच जाते हैं, क्योंकि लोग यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि उनके साथ स्कैम हुआ है। हालांकि विक्टर लस्टिंग के लिए अल्टीमेटली वह चीजों को बहुत आगे जरूर बढ़ा देगा, लेकिन साथ ही उसका डाउनफॉल जल्द ही शुरू होने वाला था। हालांकि अब वह एक अमीर आदमी था। एक बार जब विक्टर अमेरिका वापस आ गया, विक्टर का कोई इरादा धीमा होने का नहीं था। उसके लिए कोई भी टारगेट छोटा या बड़ा नहीं था। एक कहानी यह भी है कि उसने फेमस माफिया अल कोपेन को ठगने की हिम्मत भी की थी। विक्टर ने कोपेन से कहा था कि उसे घोटालों के लिए $50,000 की जरूरत है और वह सिर्फ 2 महीने में कोपेन के पैसों को दुगना कर सकता है। हालांकि विक्टर ने कोपेन को पूरा पैसा लौटा दिया और कहा कि घोटाला गलत हो गया था। कोपेन उसकी ईमानदारी से इम्प्रेस हुआ और उससे $5,000 दे दिया। बेशक विक्टर का प्लान शुरू से यही था कि उसने इनाम की उम्मीद में कोपेन को पैसे लौटाने के अलावा कुछ भी करने का इरादा नहीं किया था। हालांकि जब ग्रेट डिप्रेशन ने अमेरिका को जकड़ लिया तो विक्टर ने पाया कि ज्यादा पैसे वाले लोगों का कुआं सूखने लगा है, इसलिए उसने फिर से जालसाजी की ओर रुख किया। लेकिन इस बार वह बहुत बड़ा सोच रहा था। 1930 में उसने विलियम्स वॉट्स नाम के एक व्यक्ति के साथ एक नया रैकेट शुरू किया, जो एक फार्मासिस्ट और एक हाई क्लास का इनग्रेवर भी था। उसके नकली बिल हाईएस्ट क्वालिटी के थे, जिसे देखने में लग रहा था कि मानो उन्हें एक ऑथेंटिक एक्सपर्ट द्वारा डिस्क्राइब किया गया हो। और विक्टर की महान इन्वेशन और कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने $100 के नोट बनाए। अन्य जालसाज काम मूल वर्ग के नोटों तक सीमित रहे, क्योंकि उन्हें बिना ध्यान आकर्षित किए आसानी से चलाना आसान था, जबकि $100 के नोटों की सबसे ज्यादा जांच परख होती थी। विक्टर यह बात जानता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि उसका प्रोडक्ट असली चीज से मेल खाने के लिए पर्याप्त अच्छा है। अल्टीमेटली उसका यह आत्मविश्वास और दुस्साहस उसकी बर्बादी का कारण बना। यह सब 1931 में शुरू हुआ, जब विक्टर ने एक बार फिर अपना दुस्साहस दिखाया और टेक्सास के शेरिफ को मनी बॉक्स घोटाले में फंसाया। जब शेरिफ को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उसने विक्टर को शिकागो तक खोज निकाला और बंदूक की नोक पर उससे भिड़ गया। लेकिन विक्टर हमेशा दबाव में भी चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा और उसने आसानी से बता दिया कि मशीन शायद खराब थी। उसने शेरिफ से माफी मांगी और उसे $50,000 का मुआवजा देने की पेशकश की, जो बॉक्स के लिए दी गई राशि से दोगुना था। शेरिफ खुश होकर चला गया, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसे फिर से ठगा गया है, क्योंकि उसे नकली पैसे दिए गए थे। यह विक्टर की पहली बड़ी गलती थी, क्योंकि इसने उसे सीक्रेट सर्विस के रडार पर ला दिया था, क्योंकि उस समय सीक्रेट सर्विस का मुख्य काम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा करना नहीं था, बल्कि विक्टर जैसे स्कैमर्स को रोकना था। जब उन्होंने हाई क्वालिटी वाले नकली $100 के नोटों का यूज करके किए गए इतने बड़े पेमेंट के बारे में सुना, तो उन्हें पता था कि वे एक बड़े ऑपरेशन से निपट रहे हैं, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं थे कि यह वास्तव में कितना बड़ा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान विक्टर और वॉट्स ने $1 मिलियन से अधिक की नकली करेंसी बनाई थी, जिसका पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि यह पहले ही पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका था। इस बात को लेकर वास्तविक चिंता थी कि उनका ऑपरेशन डॉलर में विश्वास को नष्ट कर सकता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिला सकता है। इसलिए 1934 में विक्टर को पकड़ने के लिए एक स्पेशल स्क्वाड तैयार किया गया, जिसमें सीक्रेट सर्विस और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एजेंट, न्यूयॉर्क पुलिस अधिकारी और राज्य के सैनिक शामिल थे। फिर 10 मई को पुलिस ने एक कॉल इंटरसेप्ट की कि विक्टर खुद एक निश्चित समय पर वहां पहुंचेगा, और इसीलिए अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि जब वह आए तो उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां मौजूद हो। हालांकि अल्टीमेटली यह एक गुमनाम सूचना थी, जिसके कारण मई 1935 में विक्टर को पकड़ लिया गया, क्योंकि किसी ने अधिकारियों को विक्टर के जालसाजी हेडक्वार्टर का पता दे दिया था। लेकिन पुलिस को यह जानकारी किससे मिली, इस बात का पता नहीं चल सका। खैर, व्यापक रूप से माना जाता है कि गुमनाम टिप बिली से आई थी, वह महिला जिसके साथ विक्टर का संबंध था। लेकिन जाहिर है कि विक्टर ने उसे एक नए साथी के लिए छोड़ दिया था, जिसके बाद उसने गुस्से और ईर्ष्या के कारण पुलिस को इसकी जानकारी दे दी थी। किसी भी तरह विक्टर को इसके लिए दशकों जेल में रहना पड़ सकता था। कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें उसे लाखों डॉलर के नकली नोट बनाने के आरोप से नहीं बचा सकी। लेकिन फिर उसी साल सितंबर में विक्टर ने अपने पहले से ही फेमस क्रिमिनल रिकॉर्ड में एक और अंतिम उपाधि जोड़ ली, जब वह मैनहट्टन में कथित रूप से बच निकलने वाले फेडरल डिटेंशन सेंटर से भाग निकला। उसने बिस्तर की चादरों से 50 फुट
लंबी रस्सी बनाई और एक चिमटा जो किसी ने उसके लिए तस्करी करके लाया था उसकी मदद से सलाखों को काट दिया। जैसे ही वह चादर की रस्सी का उपयोग करते हुए इमारत की तरफ से नीचे उतरा, उसने खिड़की धोने वाले होने का नाटक किया। जब वह खिड़कियों को पोंछ रहा था तब वह नीचे गिर गया ताकि ऐसा न लगे कि वह हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भाग रहा था। विक्टर ने अपने भागने के बारे में गार्डों को चिढ़ाने के लिए अपने तकिए पर एक नोट भी छोड़ा। दुर्भाग्य से विक्टर के लिए इस समय तक उसकी ऐसी नोटोरियस रेपुटेशन बन चुकी थी कि उसे फिर से खोजने में बहुत सारे रिसोर्स खर्च किए गए और इस तरह वह हिरासत केंद्र से भागने के 1 महीने से भी कम समय में पकड़ा गया। इस बार भागने का कोई मौका नहीं था क्योंकि इस बार विक्टर को खतरनाक अल्काट्राज द्वीप, अंतिम अधिकतम सुरक्षा वाली जेल जो उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योर्ड जेल मानी जाती थी, जिसमें उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि टेक्निकली रूप से यह विक्टर लस्टिंग नहीं था जिसे सजा सुनाई गई थी, क्योंकि इस समय तक वह रॉबर्ट मिलर का नाम इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि रॉबर्ट ही उसका असली नाम हो सकता है, जिसे अधिकारी उजागर करने में कामयाब रहे थे। लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि विक्टर या रॉबर्ट या जो भी ठग था, उसने अपना बाकी जीवन सलाखों के पीछे बिताया। वह अक्सर अल्काट्राज के गार्डों से अपनी बीमारी के बारे में शिकायत करता था, लेकिन उन्हें लगता था कि वह दिखावा कर रहा है। अपने जीवन में पहली बार वह नहीं था, क्योंकि 11 मार्च 1947 को 57 वर्ष की आयु में निमोनिया से उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में उसका व्यवसाय अप्रेंटिस सेल्समैन के रूप में लिस्टेड था, जो अब तक के लिए सबसे साहसी और सफल ठगों में से एक के लिए एक मनोरंजक टाइटल है। हालांकि भले ही अल्काट्राज उस समय दुनिया की सबसे खतरनाक मोस्ट सिक्योर्ड जेल थी, लेकिन वहां से भी ये 3 लोग भाग चुके हैं। अगर आपको जानना है कैसे, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें उनके भागने की पूरी कहानी है। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ओके बाय।